तो बधाई हो, अमेरिका के साथ ट्रेड डील पक्की हो गई। ठीक है, ताली और थाली दोनों बजा लेने का समय है, पर कुछ सवाल हैं जिन पर क्लैरिटी चाहिए। क्या सच में रूसी तेल पर भारत ने अपने हाथ और पैसे पीछे खींच लिए हैं? ट्रंप तो दावा कर रहे हैं, पर भारत सरकार ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है। दूसरी बात कि क्या भारत का खेती और फिशरीज सेक्टर सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, उसे अमेरिकी कंपनियों के लिए नहीं खोला गया है? क्योंकि अमेरिकी कृषि मंत्री कुछ और कह रही हैं और भारत के वाणिज्य मंत्री कुछ और। आज शो में इसी पर बात। 50 से 18% पर आया टैरिफ भारत के लिए कितनी खुशियां खरीदने की क्षमता रखता है और क्या हमें एक फेयर डील मिली है? रूस से सस्ता तेल ना खरीदने का फैसला क्या फाइनल है और क्या वर्थ इट है? अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne DSP and Goldie मसाले। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। भारत और अमेरिका के बीच 2 फरवरी 2026 की तारीख ऐतिहासिक ही कही जाएगी, क्योंकि इसी दिन हुआ मच अवेटेड ट्रेड डील का ऐलान। सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया हैंडल से ये घोषणा हुई, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट आया। ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप और मोदी ने अपने अपने लिखे से ट्रेड डील के फाइनल होने की पुष्टि तो कर दी, लेकिन दोनों की बातों में काफ़ी अंतर रहा और यही अंतर अब भारत सरकार से कुछ मुश्किल सवाल खड़े कर रहा है। तो सबसे पहले बयानों की बात कर लेते हैं। ट्रूथ सोशल पर एक लंबे चौड़े पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से बात की और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें व्यापार, यूक्रेन में युद्ध खत्म करना और अमेरिका के साथ साथ वेनेजुएला से भी ज़्यादा तेल खरीदने की बातें शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती और उनकी रिक्वेस्ट पर हमने तत्काल प्रभाव से भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील पर सहमति जताई है। इसके तहत अमेरिका अपने रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 से घटाकर 18% कर देगा। इसके बाद के बयान में ट्रंप ने कई अहम बातें और लिखी। मसलन मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति जताई है। अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ को भारत 0 तक ले जाएगा। बाय अमेरिकन पॉलिसी के तहत भारत $500 अरब से ज़्यादा के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा। इनमें ऊर्जा, तकनीक, कृषि और दूसरे सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट में लिखा गया कि मेरे प्रिय दोस्त, राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। ये जानकर हम खुश हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अब 18% टैरिफ लगेगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत पर अमेरिकी टैरिफ पिछले साल लगा था, आपको याद होगा, और कहाँ तो फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर अमेरिका भारत ट्रेड डील को सबसे पहले अंजाम दिए जाने की बातें हो रही थी और कहाँ अगस्त आते आते 50% टैरिफ के साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया जो सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ झेल रहे थे। ट्रंप ने पहले भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, फिर रूस से तेल खरीद के बहाने उस पर पेनल्टी के तौर पर 25% एक्स्ट्रा, कुल मिलाकर 50% हो गया, जिसको अब घटा करके 18% फाइनली कर दिया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले भारत पर अमेरिकी टैरिफ ना के बराबर लग रहा था, लेकिन ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में शायद ही किसी देश को बख्शा हो। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये डील भारत के लिए कंपैरेटिव नज़रिए से देखें बाकी देशों के मुकाबले तो फ़ायदे का सौदा ही है, क्योंकि कई देशों के मुकाबले अमेरिकी टैरिफ हमारे यहाँ कम है। मसलन चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम इत्यादि। फ़ायदे और भी गिनाए जा रहे हैं। मसलन अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत के टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स को जो नुकसान हो रहा था उसकी बड़ी भरपाई होगी। रूस से ढेर सारा सस्ता तेल खरीदने के बाद भारत के पास अमेरिका और वेनेजुएला के विकल्प भी खुले हैं। हाल ही में भारत ने यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील की, उससे पहले ब्रिटेन और न्यूजीलैंड से। ऐसे में अमेरिका के साथ हुई ये डील भी फायदेमंद है, लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर स्पष्टता का अभाव अभी है। सबसे पहला सवाल रूस से तेल खरीद का। ट्रंप के बयान में तो जिक्र है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति जता दी, लेकिन मोदी के बयान में ऐसा कोई जिक्र कहीं नहीं मिला। पिछले वित्त वर्ष में भारत और रूस के बीच व्यापार का आंकड़ा लगभग $69 अरब का हो गया
गया रूस के सस्ते तेल का महत्व इस बात से समझिए कि इस 69 अरब डॉलर में से करीब 53 अरब डॉलर भारत ने रूसी तेल की खरीद पर खर्च किए। अब अगर भारत इस तेल खरीद को पूरी तरह से बंद करता है तो दोनों के बीच व्यापार करीब 20 अरब डॉलर का घट के रह जाएगा, जबकि भविष्य का लक्ष्य 100 अरब डॉलर है। आंकड़े तस्दीक करते हैं कि भारत की रूस से तेल खरीद कम हुई है। पिछले वित्त वर्ष में भारत हर दिन रूस से लगभग 18 लाख बैरल तेल खरीद रहा था। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब ये नंबर 13 लाख के आसपास है। कुछ कम हुआ है, बंद नहीं हुआ है, ऐसा कहना है। बीते महीने ही पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि ये गिरावट जारी रहेगी। दलील थी कि एक तो भारत अपना एनर्जी ट्रेड डाइवर्सिफाई कर रहा है, यानी किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा, और दूसरा ये कि मार्केट की चाल ढाल से उपजी परिस्थितियां भी इसके पीछे हैं। हालांकि इस दौरान ट्रंप से लेकर के उनके दूसरे सलाहकार बार बार ये इशारा कर रहे थे कि अमेरिका के कहने पर भारत रूसी तेल खरीद कम कर रहा है। यूरोपीय देशों के नेता भी खुशी जता रहे थे कि भारत रूस से तेल खरीदना अब कम कर रहा है, और इसी संदर्भ में आलोचना भी हो रही है। याद कीजिए, जब अगस्त 2025 में भारत के ऊपर टैरिफ लादे जा रहे थे और बार बार रूस से तेल खरीद का बहाना इसको दिया जा रहा था कि इस आधार पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो भारत सरकार की एक ही प्रतिक्रिया थी कि हम अपनी रणनीतिक स्वायत्ता के तहत चलेंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत चलेंगे। कोई और हमें नहीं बताएगा कि अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को हमें पूरा करने के लिए कहाँ से क्या खरीदना है। लेकिन अब अमेरिका का साफ कहना है कि रूस से तेल खरीद बंद हो, इसकी भरपाई वेनेजुएला और अमेरिका के तेल से हो। कई जानकारों का कहना है कि अगर भारत खुद से ये खरीद बंद करता तो शायद उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, लेकिन अगर अमेरिकी दबाव में करता है तो इसके गलत मायने निकलेंगे। भारत की रणनीतिक स्वायत्ता और विदेश नीति पर कुछ सवाल उठेंगे। सवाल ये भी है कि भारत इस समय ग्लोबल साउथ की उभरती हुई ताकत है। ब्रिक्स और G20 समूहों का एक अहम किरदार। इधर रूस अब भी पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। उसकी ज़रूरत है कि उसका तेल अभी भारत खरीदे, यानी ज़रूरत के वक्त काम आए। ऐसे में अगर भारत अपने हाथ पीछे खींचता है तो ग्लोबल साउथ में क्या उसकी लीडरशिप कमज़ोर हो गई, पता नहीं, पर यह सवाल है। हालांकि यहाँ एक दूसरा पक्ष भी है जो ये कहता है कि भारत ने रूस से तेल खरीद तब ज़्यादा की थी जब उसे डिस्काउंट पर तेल मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था। भारत को प्रति बैरल कम से कम $15 का फ़ायदा मिल रहा था, और ये फ़ायदा अब ना के बराबर रह गया है। भारत को अपने विकास के लिए टेक्नोलॉजी, कैपिटल और मार्केट चाहिए, जो उसे अभी चीन और रूस से नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर भारत रूस से तेल खरीद बंद भी कर देता है तो इसे किसी दबाव का नतीजा नहीं बल्कि वक्त की ज़रूरत माना जाना चाहिए। एक पक्ष ये भी है। हालांकि एक सवाल यहाँ बना हुआ है, क्या वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदने पर भारत को कोई डिस्काउंट मिलेगा? क्या वहाँ के कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता हमारे पास है? यदि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नाते सोचें तो एक देश और उनके प्रधानमंत्री यदि ये बात लंबे समय से ये कह ही रहे हैं, और हम इस बात पर गर्व भी महसूस करते हैं कि हम अमेरिका के कहने के बावजूद भी हम रूस से तेल खरीदना जारी रखते हैं। और दूसरी बात, अगर हम व्यावसायिक टर्म्स में भी देखें तो एक बहुत बड़ा लाभ, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का लाभ हमें रूस से तेल खरीदने के कारण हर वर्ष हो रहा है। तो ऐसे में जो व्यावसायिक समझ है वो भी इस बात को इंगित करती है कि किसी भी तरह से अमेरिका के साथ डील करने के समय किसी भी प्रकार का लाभ भी होने वाला हो तो भी इतना बड़ा नुकसान भारत कभी सहेगा नहीं। और दूसरी बात, अभी रूस के राष्ट्रपति ने भी ये बात स्पष्ट कर दी है कि ऐसा कोई भी संकेत या संदेश भारत की तरफ से रूस को नहीं गया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बातें केवल सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं, इसमें कोई तथ्य है नहीं। रूस से जुड़ा एक अहम सवाल डिफेंस सेक्टर का भी है। भारत और रूस की डिफेंस साझेदारी की मिसालें दी जाती हैं। अब भी कहा जाता है कि भारत के पास जो हथियार हैं उनके स्पेयर पार्ट्स, उनका मेंटेनेंस सब रूस के ज़रिए होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस में बना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइलें भारत की सेनाओं के बहुत काम आई। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारतीय डिफेंस सेक्टर में भी रूस की भूमिका लगातार कम होती गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2006 से 2010 के बीच
भारत ने करीब 82% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से मंगाए। 2020 से 2024 के बीच ये आंकड़ा घट करके 36% हो गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि ट्रंप का अगला निशाना ये डिफेंस साझेदारी भी है और पड़ोस में जिस तरह के खतरे हैं भारत ये रिस्क नहीं ले सकता। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजा मोहन का मानना है कि तमाम दुविधाओं के बाद भी भारत रूस के संबंध मजबूत बने रहेंगे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में वो लिखते हैं, भारत के लिए रूस अब भी अहम बना हुआ है, लेकिन भारत की रणनीति में रूस का वजन कुछ कम हुआ है। भारत ने बाजार की स्थितियों को देखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया था। बदले हुए हालात में इसे घटाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। भारत के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को इस डील में अड़चन बनने दे, क्योंकि ट्रंप खुद पुतिन के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं और ये भारत के लिए भी फायदेमंद होगा। तो ये तो हो गया रूस और रूस के तेल का हिसाब किताब। अब ट्रंप के बयान में चिंता बढ़ाने वाली दूसरी बात पर आते हैं। पहली, अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए भारत टैरिफ जीरो करेगा क्या, और दूसरी, भारत ने $500 अरब से ज़्यादा का आयात करने का वादा किया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान में इन दोनों ही बातों का कोई जिक्र नहीं है। ट्रंप की इन्हीं बातों के साथ नत्थी हो रहा है अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिन का पोस्ट, जिसमें उन्होंने इस बात पर खुशी जताई है कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए खुल रहा है। यानी इस ट्रेड डील की एक बड़ी अड़चन अमेरिका के लिए दूर हो गई, ऐसा उनका दावा है। आपको मालूम है कि इसी पॉइंट पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा था, कह रहा था कि अमेरिका के लिए भारत का कृषि सेक्टर नहीं खुलना चाहिए। वजह यही कि भारत में करीब 15 करोड़ लोग खेती किसानी और पशुपालन के काम में लगे हैं, मार्जिन बहुत कम होता है। अगर अमेरिकी प्रोडक्ट्स यहाँ बिना किसी टैरिफ के बिकेंगे तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा। यही दलील देते हुए विपक्ष ने आज भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका में अदानी पर केस है, इसकी वजह से ट्रंप के दबाव में ये डील हुई। बार की तरह इस बार भी हमारा निर्णय, हमारी ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इस बार भी भारत की अस्मिता, हमारी स्वाधीनता, हमारी संप्रभुता पर धब्बा लगाते हुए अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में बहुत विस्तृत तरीके से कुछ बातें बताई हैं और प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा वो हम पर 18% टैरिफ लगाने जा रहा है। हमारे ऊपर अमेरिका अभी तक 3% से कम टैरिफ लगाता था। 3% से कम टैरिफ अब 18% पे लगेगा, इसलिए प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही है। किसानों के बारे में बात हो गई है। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? कृषि क्षेत्र में बाजार खोलकर, अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। हालांकि देर शाम वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पूरी तरह से सुरक्षित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके,
उनको संरक्षित किया गया है। इधर इंडियन एक्सप्रेस में छपी अनिल सासी की रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से कुछ और बातें बता रही है। मसलन भारत ने ट्रंप को ऐसा क्या ऑफर किया कि टैरिफ सीधे 50% से घटकर 18% पर आ गया। रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप को बड़े बड़े नंबर्स में बात करना पसंद है, ऐसे में उनके सामने $500 अरब का आंकड़ा फेंका गया, यानी ये कमिटमेंट कि भारत $500 बिलियन के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा। लेकिन इसे लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। ये नहीं बताया गया कि $500 अरब का ये इंपोर्ट कितने समय में पूरा करना है और क्या क्या खरीदा जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का दुनिया भर से कुल इंपोर्ट करीब $750 अरब का था। ऐसे में सिर्फ अमेरिका से ही एक फाइनेंशियल ईयर में $500 अरब का आयात संभव तो लगता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में इस संबंध में लिखा गया, भारत ने पिछले वित्त वर्ष में अमेरिका से करीब $42 अरब का सामान खरीदा था। ऐसे में इसे $500 अरब तक पहुंचाना संभव नहीं लगता। कुछ सवाल और हैं, मसलन इस डील के कागज अभी तक सामने नहीं आए हैं, यानी अभी तक नियम और शर्तें साफ नहीं हैं। भारत में टैरिफ 0 होगा या नहीं होगा, तो कैसे होगा, कितने समय में होगा, क्या 18% का टैरिफ भारत को अपने रीजन में बढ़त देगा इस क्षेत्र में, सरकार किस तरह से एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इन सवालों के जवाब न मिलने की वजह से इस डील में अभी अमेरिका को ही आगे माना जा रहा है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि शायद भारत ही कभी इस तरह की डील स्वीकारता अगर ट्रंप नहीं होते तो, लेकिन ट्रंप 2.0 में परिस्थितियां अलग हैं। तो क्या ऐसे में इस डील को भारत के लिए भी मौजूदा परिस्थितियों में बेहतर माना जा सकता है? हमने एक्सपर्ट से पूछा। हम तब तक आश्वस्त नहीं हो सकते जब तक सारी चीजें कागज पर ना आ जाएं कि भाई इतने का तेल लिया जाएगा, इतने के हवाई जहाज लिए जाएंगे, इतने का ये होगा। वो आने में मुझे लगता है वक्त है। अब इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो निश्चय ही स्वागत योग्य है कि पिछले 6 महीनों से एक बर्फ जैसी जमी हुई थी। बर्फ जमी क्या हुई थी, एक तरह का हम कह सकते हैं कि बड़ा निगेटिव किस्म का एनवायरनमेंट हो गया था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि 1 वर्ष पहले जो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया जा रहा था, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो छोड़िए, अब एक लगभग दुश्मन खेमे जैसा बर्ताव किया जा रहा था। तो एक ये कि वो जो संबंधों की गिरावट है, जो ढलान है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्तर पर रुकती हुई दिखाई दे रही है। ये था आज का हिसाब किताब। जैसा कि हमने बताया कि डील से जुड़े कागज पत्तर अभी नहीं आए हैं, आएंगे तो कुछ चीजें और स्पष्ट होंगी और हम आसान तरीके से सारी जानकारी जो लल्लन टॉप हर बार कहता है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब बारी है सुर्खियों की। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दिन नया लेकिन बहस पुरानी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 2 फरवरी को जहां बहस छोड़ी थी, 3 फरवरी को वहीं से शुरू किया। एक्स आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के सहारे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया। राहुल बोले, फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अहम मसला चीन और अमेरिका के बीच टकराव है। ये हमारे राष्ट्रपति के भाषण का मुख्य हिस्सा है। चीन और भारत के बीच क्या हुआ और हमारे प्रधानमंत्री ने इस पर कैसा रिएक्शन दिया, इस बारे में मुझे बयान देने दें। राहुल का इतना कहना था कि सदन में हंगामा शुरू हो गया। उन्हें पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने बोलने से रोका और दूसरे सांसदों को बोलने का मौका देने लगे, लेकिन सपा, TMC समेत दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने बोलने से मना कर दिया। विपक्ष के सांसद राहुल गांधी के समर्थन में हंगामा करते हुए वेल में आ गए और चेयर की ओर पेपर उछालने लगे। सदन का कामकाज 3 बजे तक के लिए रोक दिया गया। 3 बजे संसद शुरू हुई और शुरू हुआ पेपर उछालने वाले सांसदों को बाकी सत्र से निलंबित करने का प्रोसेस। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हंगामा करने वाले सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित भी हो गया, जैसा आजकल होता है, और विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद भी विपक्षी सांसदों ने कागज फेंके और सदन से बाहर निकल करके विरोध जताया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पर किसी प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो तो उसके विज्ञापन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिखने लगे, क्योंकि तीनों की पेरेंट कंपनी एक ही है, मेटा। ऐसा क्यों होता है और क्या ये यूजर्स की प्राइवेसी का हनन नहीं है? यही सवाल CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने पूछा। सामने थे मेटा के वकील। उनको फटकार लगाई, यहाँ तक कहा कि अगर आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दें। नागरिकों की निजता से समझौता नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी को व्हाट्सएप की
प्राइवेसी पॉलिसी और उस पर लगे जुर्माने के खिलाफ अपील पर सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि डेटा शेयरिंग के टर्म्स और कंडीशंस इतने कठिन होते हैं कि आम आदमी के लिए उन्हें समझना मुश्किल है। बेंच ने व्हाट्सएप के सामने सवालों की झड़ी लगा दी, उनसे पूछा कि ऑप्ट आउट यानी बाहर निकलने का ऑप्शन कहाँ है। ये निजी जानकारी चुराने का अच्छा तरीका है। यूज़र्स इस ऐप के आदी हो गए हैं, सब इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑप्ट आउट का अधिकार है तो यूज़र्स को पता कैसे चलेगा? अखबार में विज्ञापन छपता है क्या? तमिलनाडु के गांव में बैठा कोई व्यक्ति जो केवल अपनी भाषा समझता है वो आपकी पॉलिसी कैसे समझेगा? सीजेआई ने कहा कि वैलिड कमाई में कुछ गलत नहीं है, लेकिन निजता का, प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने व्हाट्सएप से एक एफिडेविट दाखिल करके प्राइवेसी पॉलिसी को आसान शब्दों में बताने को कहा ताकि आमजन भी उसे समझ सकें। ये मामला कोर्ट में पहुंचा क्यों? जनवरी 2021 में व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर के आया जिसमें यूजर्स को मेटा से डेटा शेयर करने की परमिशन देनी पड़ती थी। उससे पहले ऑप्ट आउट का ऑप्शन था, यानी मन है तो आप मानिए वरना मत मानिए। इसको लेकर के शिकायतें उठी। भारत के कॉरपोरेट मंत्रालय के अधीन आने वाले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने जांच की। नवंबर 2024 में मेटा पर इस जांच के बाद 213 करोड़ 14 लाख का जुर्माना लगाया गया। सीसीआई के इस फैसले के खिलाफ मेटा ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलएटी में अपील की, जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के मसले सुलझाए जाते हैं। एनसीएलएटी ने ये जुर्माना बरकरार रखा, जिसको व्हाट्सएप मेटा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां पड़ी उन्हें आज फटकार। कोर्ट में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।